नमस्कार दोस्तों। आज हम सुनेंगे मनोहर श्याम जोशी जी की लिखी कहानी गुड़िया। तो ये कहानी शुरू करते हैं। उठ मधुली उठ, कब तक पड़ी सोई रहेगी। सुबह हो गई। 6 साल की मधुली माँ के झकझोरने पर जमीन पर बिछे फटे गोदड़े के बिछौने से उठ खड़ी हुई। उसने एक लंबी उबासी ली और फिर चेहरे पर पड़ी मैली भूरी लटों को उंगलियों से कान के पीछे डाल लिया। उसकी भारी पलकें आंखों पर जमे कीचड़ को झुक झुक कर छू जाती थी। जा गधेड़ी, मुंह धोकर आ, जल्दी वापस आना। हाँ, मुझे आज बिस्ट जी के घर जल्दी पहुंचना है। उनका लड़का आने वाला है नैनीताल से, कुछ कमरे साफ करने हैं। कौन? राजेंद्र लाल साहब, दरवाजे से पलटकर मधुली ने पूछा। हाँ, राजेंद्र लाल साहब। जा भाग अब। मधुली पहाड़ी पगडंडी पर निकल आई। झाड़ियों से घिरी, बल खाती, लुढ़कती पुढ़कती ये पगडंडी नीचे बहने वाले गधेड़ी के एक सिरे पर खत्म होती है और फिर गधेड़ी के दूसरे सिरे से यही पगडंडी ऊपर चढ़ती हुई देवदार के झुरमुट में खो जाती है। मधुली दौड़ती हुई नीचे उतरने लगी। रास्ते में खेतों को जाते हुए कुछ किसान मिलते। कहाँ जा रही है री पगली? वे मोटी पर प्यार भरी आवाज से पूछते। गधेड़ी मुंह धोने। भागती कूदती मधुली बिना रुके गाकर जवाब देती। सामने के जंगलों से साए साए कर उड़ते हुए तेज ठंडी हवा के झोंके गधेड़ी से नमी लेते हुए मधुली के चिथड़े झगुले को बीनते थे, पर मधुली को उनकी कोई फिक्र नहीं थी। उसका दिमाग इस समय केवल एक ही बात में उलझा हुआ था। साल भर बाद आज राजेंद्र लाल साहब गांव लौट कर आएंगे। लाल साहब के ख्याल के सामने तेज ठंडी हवा के झोंके, गगरी सिर पर साधे नौले से लौटती हुई बातें करती औरतें, नाशपाती के पेड़ तले बने हरकिशन जी की दुकान, जहां हरकिशन जी एक खोखे पर बैठे वृद्ध ग्रामीणों के संग गपशप करते हुए चिलम पी रहे थे, और टिप्पर पर बना टीन की छत वाला गांव का स्कूल, जो सूरज की पहली किरण में नहाया हुआ किसी के साफ मजे बर्तन सा चमचमा रहा था, सब भूल गए। राजेंद्र लाल साहब अब बड़े हो गए होंगे। कितने बड़े? सामने सुराई का पेड़ खड़ा था, इसके जितने। बाप रे बाप! मधुली अपनी कल्पना से स्वयं चकित हो मुस्कुरा दी। राजेंद्र लाल साहब मेरे लिए शहर से जरूर कुछ लाएंगे। याद नहीं, जाने के दिन कह रहे थे शहर में ऐसी गुड़िया मिलती है जो दूध के लिए रोती है, और दूध पिला दो तो चुपचाप आंख मूंद के सो जाती है। कहते थे मधुली तेरे लिए वैसी गुड़िया लाऊंगा, पर उस गुड़िया को दूध कहाँ से पिलाऊंगी? वो रोएगी दूध के लिए। हाँ, एक बात तो है, हमारे घर तो गाय हैं ही नहीं। खैर, लछुली अम्मा से मांग लूंगी दूध, वो बिस्त जी की गाय दूधती है, थोड़ा सा दूध तो दे ही देंगी। गुड़िया बहुत दूध थोड़ी ही पीती है। कहूँगी लछुली अम्मा, मेरी गुड़िया भूखी है, रो रही है, इस बेचारी के लिए जरा सा दूध दे दो, थोड़े से भी मान जाएगी और चुपचाप आंख मूंद के सो जाएगी। भूखी गुड़िया के विचार मात्र से मधुली का दिल पसीज गया। एक भूखे का दिल दूसरे काल्पनिक भूख के लिए। पगडंडी पत्थरों के ढेर पर आकर खत्म हो गई। गोल बड़ी बड़ी पत्थर, छोटे नुकीले पत्थर और चौड़े सील के सपाट पत्थर। सामने किशोरी के अल्हड़ता लिए गधेड़ा बह रहा था। उसके ऊपर कोहरे की हल्की चादर छाई हुई थी, और कोहरे के पीछे आते हुए उसकी कल कल माँ के आंचल से छिपे शिशु की किलकारी सी लग रही थी। नंगे पांव पत्थरों की चुभन सहते हुए मधुली गधेड़े के किनारे पहुंचकर बैठ गई। कोहरे ने उसका सारा शरीर अपनी गीले चुंबनों से अंकित कर दिया। मधुली ने चुल्लू में पानी भरा
और अपने मुंह पर दे मारा। ठंडे पानी के स्पर्श से शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। जल्दी जल्दी मुंह हाथ धोकर मधुली किलकिलाती गधेड़े और खरखराती पंचक्की को पीछे छोड़ते हुए घर की ओर बढ़ने लगी। उसे इस समय घर की दूरी बहुत मालूम हुई और इस बात पर आश्चर्य भी हुआ और झुंझलाहट भी कि गांव के करीबी बने नौले से उसे व उसकी जात वालों को पानी क्यों नहीं दिया जाता। जल्दी से घर पहुंच जाना चाहती है, फिर वहां से बिष्ट जी के घर, ताकि जैसे ही लाल साहब घोड़े से उतरे वो गुड़िया ले ले, वरना बेचारे उसे ढूंढते फिरेंगे। दांत बजाती, थर थर कांपती, उंगलियों को उंगलियों से उलझाए हुए हिलाती और बसते दांतों के बीच से गाने की कोशिश करती हुई मधुली अपने घर के सामने खड़ी हो गई। इस घर को घर न कहकर खंडहर कहे तो अधिक उपयुक्त होगा। इसी गांव के रईस बिष्ट जी के दादा ने बनवाया था। इस बीच बिष्ट जी व उनके पिता ने लकड़ी के कॉन्ट्रैक्टों में काफी कमाया और फलस्वरूप उन्होंने एक नया बढ़िया मकान बनवा लिया। समय के संग संग यह त्यक्त मकान टूट फूट चुका था। ऊपर की मंजिल तो बिल्कुल गायब ही हो चली थी, पर निचली मंजिल में गाय बैल बांधने के कमरे अब भी साबुत थे। इन्हीं कमरों में से एक में मधुली की माँ बिष्ट जी की कृपा से रहती थी। मकान के सामने खुबानी का पेड़ इस समय धूप में नहाया हुआ था। उसके हिलते डुलते पत्ते देखकर ऐसा लगता जैसे वो कह रहे हों, राम रे रात कैसी ठंड हुई, आहा अब सूरज निकला है। मधुरी ने सिर से पैर तक एक बार झूठ मूठ से कांपकर पत्तों के विचारों का समर्थन किया। सवेरे की नन्ही नन्ही किरणों से ये गर्म आलिंगन मधुली को सचमुच भले मालूम हो रहे थे। वो आंगन में खड़ी हो गई। बिष्ट जी के मकान से गायों के रंभाने की आवाज आ रही थी। मधुली बाल्टी में गिरते हुए झागदार दूध की कल्पना करने लगी। उसने सोचा, क्यों ना अभी जाकर लछुली आमा से कहूं कि मेरी गुड़िया आज आने वाली है, उसके लिए रोज थोड़ा सा दूध दे देना। मधुली बिष्ट जी के मकान जाने लगी, पर उसकी माँ ने उसे डांट कर पुकारा, मधुली कहाँ भागी जा रही है? हाय राम, मैं तो परेशान हो गई इस लड़की की वजह से। सुबह सुबह तन पर एक भी गर्म कपड़ा नहीं, मर जाएगी ठंड से। मधुली वापस लौट आई। उसकी माँ ने खींच तान कर पुराना फटा फटाया ऊनी स्वेटर से पहना दिया, जिसे बिष्ट जी की 3 साल की लड़की पहनकर फाड़ चुकी थी। फिर मधुली की माँ ने बेटी के लाख एतराज करने पर भी उसे मैली कंठों भी पहना दी। मधुली नाराज होकर हाथ पांव पटकने लगी। मैं नहीं पहनती इसे, इसे बच्चे पहनते हैं। हाँ, तू जैसे बड़ी हो गई और क्या। अच्छा, हाय राम, मुझे तो बड़ी फिक्र पड़ गई। मेरी मधुली बड़ी हो गई, अब उसकी शादी कहाँ करूं, कैसे करूं? रोती हुई मधुली हंसती। उससे माँ की भी हंसी आ गई। मधुली ने दरवाजे की ओर रुख किया। क्यों, कहाँ चली? माँ ने डपट कर पूछा। लछुली अम्मा से गुड़िया के लिए दूध मांगने। आज राजेंद्र लाल साहब आएंगे ना, वो लाएंगे मेरे लिए गुड़िया। पगली कहेंगी, गुड़िया भी कहीं दूध पीती है भला? जब गुड़िया आ जाएगी तब मांगना दूध, अभी से मांग कर क्या करेगी? चल पहले पेट में कुछ डाल ले। माँ जाकर चूल्हे की आंच ठीक करने लगी और मधुली पास ही उकड़ू मुकड़ू होकर बैठ गई। आज कुछ ठंड ज्यादा थी, इसलिए मधुली की माँ चाय बना रही थी। उसने मधुली को मड़ुए का एक बासी टिक्कट दे दिया। मधुली उसमें से छोटे छोटे टुकड़े तोड़कर खाने लगी। चाय बन गई। पहले माँ ने एक छोटे से गिलास में चाय मधुली को दी और फिर अपने लिए दूसरे गिलास में उड़ेली। कुछ देर तक केवल चाय पीने की सुड़क सुड़क खींच चुप्पी को तोड़ रही थी। फिर मधुली ने पूछा, माँ, मेरा बाप कहाँ है?
माँ ने कोई जवाब नहीं दिया, पर उसने एकाएक चाय पीना बंद कर दिया। माँ, मेरा बाप कहाँ है? तेरा बाप? और माँ ने खींच कर बेटी के गाल पर चाटा मार दिया। मधुली रोने लगी। ऐसी बात पूछती ही क्यों है जिससे मार पड़ती है? माँ ने मधुली को और अपने मन को सफाई दी। मैं तो इसलिए पूछ रही थी क्योंकि हिरिया कल मुझसे कह रहा था तेरा बाप आसमान में है। मधुली ने रोते हुए उत्तर दिया। मेरी पगली, मधुली की माँ ने कहा और अपने हाथों में उसकी थोड़ी थाम कर अपने होठ बच्ची के गालों पर लुढ़कती गर्म आंसू पर लगा दिए। वो अपनी बच्ची को कैसे समझाती कि उसका क्षयग्रस्त पति शादी के 4 महीने बाद ही मर गया था। सूरज काफी ऊपर चढ़ आया था। गांव में अब सवेरे की ठंडक नहीं थी और पहाड़ी ढालों पर छाया हुआ कोहरा अब न जाने कहाँ लुक गया था। मधुली आंखों पर हाथ से साया करे जंगल सेट खेलिया करती पगडंडी पर निगाहें गड़ाए हुए थी। राजेंद्र लाल सैप के घोड़े का इंतजार करती करती वो परेशान हो चुकी थी। कब लाल सैप आए, कब मैं गुड़िया पाऊं और कब लाछुली अम्मा से जीत कर मांग दूध उसे पिलाऊं। क्यों ये लड़की यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही है? बिष्ट जी ने नौकर शिव सिंह ने अपना खुरदरा हाथ मधुली के कंधे पर रखते हुए पूछा। राजेंद्र लाल सैप का इंतजार कर रही हूँ। हाँ हाँ, अपने पुराने साथी का इंतजार, शिव सिंह ने हंसते हुए कहा। पर वो तो 1 बजे तक पहुंचेंगे। जा भी खेल फिर आना। हाँ, घंटे भर बाद। आज बढ़िया खाना बनेगा, मैं तुझे चुपके से थोड़ा सा हलवा लाकर दे दूंगा। आज बढ़िया खाना क्यों बनेगा भला? अरे पगली, आज राजेंद्र लाल सैप का जन्मदिन है, जन्मदिन। पर तुझे इसकी क्या फिक्र पड़ी है? मैं हलवा ला दूंगा और तू खा लेना चुपके से। गुप कपा गुप गुप, शिव सिंह ने मुंह चलाते हुए कहा। 26 साल के शिव सिंह के बोलने के लहजे में कुछ ऐसा बचपना था कि 6 साल की मधुली भी बिना हंसे न रह सकी। शिव सिंह हंसता हुआ दालान की ओर चला गया। मधुली को समझ में नहीं आया वो 1 घंटा कहाँ और कैसे काटे। हिरिया से तो उसका झगड़ा हो चुका था, उसके संग खेलने का सवाल ही नहीं उठता था। उसकी प्रिय साथी ने गाय भैंस भी इस समय गोठों को खाली कर जंगल में घास चरने गई थी। गोठों में पड़ी घास व गोबर में वैसा ही सूनापन था जैसा कि मधुली के हृदय से इस समय बाँझ पर लगी काई सा चिपका हुआ था। इस समय वो कहाँ जाए, किससे बातें करे? गांव के ज्यादा लोग न जाने उसे क्यों पगली कहते हैं, न जाने क्यों ज्यादातर बच्चे उसके खेलों की बेवकूफ़ी समझते हैं। यहाँ तक कि हिरिया भी उसे तंग करता है, चिढ़ाता है। काश कि राजेंद्र लाल सैप जल्दी आ जाते। वो आते और दूध पी सकने वाली, रोज सकने वाली गुड़िया आती और फिर वह और लाल सैप मिलकर उस गुड़िया से खेलते। वो गुड़िया हमेशा उन दोनों के संग रहेगी, चाहे वो धूप में काफलों के लिए जंगल छान रहे हों, चाहे वो गधेड़ी में पाँव डाले संध्या के रंग बिरंगे बादलों की परछाई से खिलवाड़ कर रहे हों, और चाहे दालान के एक कोने में बैठे धूप सेकते हुए उस मोटी सी किताब में से चित्र देख रहे हों। पर लाल साहब के पहुंचने में अभी 1 घंटा बाकी था। मधुली अनमनी होकर घर लौट आई। उसकी माँ ओखली में धान कूट रही थी। घूम आई मेरी बिटिया? उसने बिना मुंह उठाए पूछा। हाँ, मधुली ने उत्तर दिया और मकान के भीतर चली गई। वहां से वह अपनी गुड़िया और कुछ खेलने की चीजें लेकर बाहर निकली और खुबानी के पेड़ तले उसने खेलना शुरू किया। पर उसे ये खेल बिल्कुल बेमजा मालूम हुआ। वो मैली गुड़िया जो उसकी माँ ने अपने चीथड़े हो गए घाघरे से बनाई थी, आज मधुली को एकदम बिल्कुल बेकार मालूम हुई।
वो गुड़िया सचमुच गुड़िया थी। वो निर्जीव और स्वरहीन थी। वो रो नहीं सकती थी, वो सो नहीं सकती थी, वो हंस नहीं सकती थी। वो मूक थी, जड़ थी। उसकी स्याही से बनाई हुई आंखें हमेशा एकटक हुई देखती थी। उसके होठ सदा बंद रहते थे। उसके कानों को कुछ सुनाई नहीं देता था। और वो गुड़िया जो लाल सैप लाएंगे, उसे जब भूख लगेगी तो वो रोएगी और दूध पिला देने पे वो भले बच्चे की तरह सो जाएगी। वो एक तरह से मधुली की बच्ची होगी। मधुली उसकी माँ होगी। मूक गुड़िया की भी वो माँ जरूर है, पर वो बोलने वाली गुड़िया की तरह माँ के प्रति अपना स्नेह व्यक्त नहीं कर सकती। उसकी समस्त मनोभावनाएं चीथड़ों की हृदय तक ही सीमित है। और जो गुड़िया रो सकेगी, क्या वो खुशी से माँ नहीं कहेगी? जरूर कहेगी। मधुली ने चीथड़ों की गुड़िया को पटक दिया। गुड़िया चुपचाप एक कोने में जा गिरी। मधुली को उसकी इस चुप्पी से और भी गुस्सा आया। वो कुछ देर तक खड़ी खड़ी अपनी माँ के काम को देखती रही, पर जल्दी ही उब गई। उसे बड़ी परेशानी हुई कि वो अब क्या करे। एकाएक हीरिया का ख्याल दिमाग में आया, पर उसने उसे जल्दी से निकाल दिया। उसके साथ कौन खेलेगा भला? पर हीरिया का ख्याल भी यूं मानने वाला नहीं था। वो सैकड़ों बहाने बनाकर फिर दिमाग में घुस आया था। मधुली के कदम हान मानकर दर्जी की दुकान की ओर बढ़ चले, जहाँ हीरिया अक्सर जमीन पर बैठा दर्जी की खड़खड़ाती मशीन को चकित हुआ देखता रहता था। रास्ते में मधुली ने सोचा वो हीरिया से पहले खुद नहीं बोलेगी, पर अगर उसने पहले बोलना शुरू किया तो वो भी बोलचाल शुरू कर देगी। हाँ, एक बात और है, मैं उनसे साफ साफ कह दूंगी, हम बूढ़ों वाला खेल नहीं खेलेंगे। कोई खेल में है, कल स्कूल के पीछे मुझे ले गया और सूखे हुए बेल के टुकड़े और दिया सलाई लाया। एक टुकड़ा जलाकर खुद पीने लगा और दूसरा मुझे दिया। कहता था इन्हें पियो बूढ़ों की तरह। झूठ मूठ कफ थूकना है। मैंने जो पिया तो राम रे इतनी खांसी आई क्या बतलाऊं। और वो शैतान हंसने लगा, उद्दट कहीं का। हीरिया अपनी रोज की आदत के अनुसार एक कोने में पालथी मारे बैठा था। उसकी आंखें दर्जी के तेज चलते हाथों को एकटक देख रही थी और उसका मस्तिष्क मशीन की घिर घिर में खोया हुआ था। उसने मधुली को आते हुए नहीं देखा। मधुली आकर उसके पीछे खड़ी हो गई। उसे आशा थी कि हीरिया पलटकर उससे बात करेगा, पर हीरिया की निगाहें ज्यों की त्यों मशीन पर जमी रही। अच्छा, मैं 100 तक गिनती हूँ। इस बीच मुझसे हीरिया बोल गया तो ठीक है, वरना फिर मैं इससे कभी नहीं बोलूंगी, मधुली ने सोचा। 1 2 3 4, आखिर 100 तक की गिनती खत्म हो गई, पर हीरिया ने मुंह नहीं फेरा। अच्छा, 10 तक की गिनती और 10 तक की गिनती भी खत्म हो गई। अच्छा, 2 का पहाड़ा। और इस बार मधुली ने 2 का पहाड़ा जोर जोर से बोलना शुरू किया। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया। हीरिया की गर्दन घूमी, उसका चेहरा मुस्कुराहट से जगमगा उठा। तू मुझसे बोलने वाली है मधुले? हाँ, पर अब हम बुढ़ो वाला खेल नहीं खेलेंगे। ना खेलना बाबा, आ यहाँ बैठ जा, देख कितना बढ़िया जश पर सिल रहे हैं। मधुली हीरिया के बगल में पालथी मारकर बैठ गई। मशीन की सुई पीले साटन को ऊपर नीचे होकर सिलती जा रही थी, जैसे कोई चिड़िया पके फल पर तेजी से चोंच मार रही हो। मधुली का ध्यान दुकान के एक कोने की ओर खींचा हो, जहां लाल पीली हरी नीली सादी और छींटदार कतरनों का ढेर बना था। मधुली मोती सिंह दर्जी की ओर बढ़ी। मोती काका, उसने धीमे से कहा। मोती काका का हाथ रुक गया। नाक पर खिसक आए ऐनक में से
उसकी आंखें सवालिया निशान बनाती हुई घूरने लगी। मोती काका, हम वो नीली कतरन उठा ले? कौन सी? मोती काका ने भाव शून्य स्वर में पूछा। ये, मधुली ने कतरन उठाते हुए कहा। क्या करेगी? मेरी गुड़िया आने वाली है ना आज, आंख मूंद के सोने वाली गुड़िया, उसके लिए इसका घाघरा बनाऊंगी। ले ली। मोती काका के गले में नीरस स्वर बाहर आया। मधुली ने कतरन उठाकर रख ली। मोती काका की संदेह भरी निगाहें कुछ क्षण तक मधुली को घूरती रही और फिर वह मशीन के हैंडल की ओर घूम गई। पगली, वह बड़बड़ाए और मशीन पुनः घिर घिर की काहिल तान छेड़ने लगी। मधुली कतरन से खेलने लगी। सहसा उसका ध्यान दुकान के नीचे बनी फूलों की बाड़ी की ओर गया। ढालू जमीन हजारी के पीलेपन से भरी थी। हवा में हिलाते नीले पीले पैंजी किसी बौने मस्खरे से हंसते हंसाते मालूम देते थे। डहलिया के बड़े बड़े सफेद फूलों पर एक तितली रंगरेलियां कर रही थी। वो तितली मधुली को उस परियों की राजकुमारी सी मालूम दी जिसके किस्से वह हीरिया के बुढ़े दादाजी से अक्सर सुन चुकी थी। और फिर राजकुमारी ने एक फूल से उड़कर दूसरे फूल पर जाकर सबसे बढ़िया फूल को ढूंढ निकाला। और जब रात आसमान में चंदा सफेद बदलियों से मजाक करता हुआ निकाल आया तो वो परियों के राजकुमार उस फूल में सो गए। आ हीरिया, परियों का खेल खेले। ना बाबा, मैं नहीं खेलता। याद नहीं, परसों इसी खेल में एक फूल टूट गया था और बिष्ट जी ने मारा था। आज फूल नहीं टूटेगा। नहीं हो, मैं नहीं खेलता। ये भी कोई खेल है भला? बेवकूफ आदमी परी कैसे बन सकते हैं? उनके पर होते हैं। पर समझी, हम तो लड़के हैं, हम बंदर का खेल खेलेंगे। भला आदमी बंदर बन सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं? उसकी पूंछ होती है। पूछो चाहे ना हो, हम बंदर बनेंगे। हाँ, बंदर, हीरिया ने कहा और वो लपक कर दाड़िम के पेड़ पे चढ़ गया। उसने एक दाड़िम तोड़ा और उसे मजा ले लेकर दिखा दिखा कर खाने लगा। अगर दाड़िम खाने हो तो बंदर बन और पेड़ पर चढ़ जा। मैं नहीं चढ़ती, मुझे एक दाना तो ऊपर से फेंक दे। नहीं फेंकते। खाना हो तो बंदर बन। एक दाना फेंक दे हीरिया। खाना है तो ऊपर आ, हीरिया ने अंतिम निर्णय देते हुए कहा। अच्छा ना दे, आज मेरी गुड़िया आएगी, लाल साहब लाएंगे उसे, उसमें मैं और लाल साहब खेलेंगे। वो गुड़िया रो सकती है, दूध पी सकती है, तुझे कभी कभी उस गुड़िया से नहीं खेलने देंगे। जा। मैं रोनी गुड़िया से खेलना भी नहीं चाहता। तेरे लिए लाल साहब गुड़िया लाएंगे, तेरे लिए लाल साहब ये लाएंगे, देख। और हीरिया ने मधुली को ठेंगा दिखा दिया। तेरी मेरी कुट्टी, मधुली ने हार कर भी हार न मानते हुए कहा। वो नीली कतरन से खेलती हुई बिष्ट जी के घर चली गई। उसने पक्का इरादा बना लिया कि आइंदा वो हीरिया से कभी नहीं बोलेगी। यही नहीं, वो लाल साहब से कहेगी तुम भी हीरिया से मत बोलो, और फिर हीरिया भोंदू की तरह उसे ताकता रहेगा। बिष्ट जी के घर दालान में शिव सिंह बैठा हुआ था। मधुली को देखकर उसने कहा, हाँ, अब आई ठीक समय पर। ये देख, सामने पगडंडी पर कौन है? मधुली की निगाहें शिव सिंह की तनी हुई उंगली की दिशा की ओर देखने लगी। दूर पगडंडी पर एक घोड़े पर सवार लड़के की आकृति नजर आ रही थी। चीड़ों के झुरमुट से छिपती बाहर निकलती आकृति और ज्यादा साफ होती गई। आखिर घोड़े की टापें दालान में गूंजी। घोड़ा रुक गया। सवार शिव सिंह का इशारा और सहारा लेकर उतर गया। घर के भीतर शंख ध्वनि हुई। राजेंद्र लाल साहब पहुंच गए थे। मधुली ने कहा, लाल साहब, और उसके चेहरे पर खुशी की एक लहर दौड़ गई। उसके होठ फैलकर कानों को छूने लगे।
राजेंद्र लाल साहब कितने बदल गए थे। उनके अंग अंग से एक नयापन, जो दरअसल सहरियत था, फूट पड़ रहा था। नीली ऊनी निकर में से निकलती उनकी गोरी सुडौल टांगे चमचमाते जूते मोजे पर खत्म हो रही थी। नीले कोट की जेब पर स्कूल का चिन्ह कड़ा था। कॉलर के बटन होल में जंगली गुलाब सुशोभित था और कॉलर से हली पीली रेखाओं वाली टाई किसी जिज्ञासु बच्चे से झांक रही थी। सिर के सुनहरे बाल धूप में और भी ज्यादा सुनहरे मालूम दे रहे थे। राजेंद्र लाल साहब छड़ी घुमाते हुए सीढ़ियों की ओर बढ़े। लाल साहब, राजेंद्र लाल साहब, माधुरी ने आतुर होकर कहा, पर लाल साहब ने मुंह नहीं फेरा। माधुरी निराश नहीं हुई। उसे आशा थी कि लाल साहब थोड़ी देर नीचे आकर उससे बात करेंगे। उससे यह भी उम्मीद थी कि उस बड़े ट्रंक में से जिसे डोडियाल कमर पर लाद कर लाया था, आंख मूंद कर सो सकने वाली गुड़िया होगी। कुछ देर बाद राजेंद्र लाल साहब नीचे उतरे। वो पजामा, बंद गले का कोट और स्लीपर पहने हुए थे। दलान में खड़े कोट की जेब में हाथ डाले वो बेकार इधर उधर देखने लगे। मधुली को जैसे उन्होंने देखा ही नहीं। मधुली बिल्कुल उनके सामने आकर खड़ी हो गई। राजेंद्र लाल साहब, क्या है? वो गुड़िया जो दूध के लिए रोती है और दूध दे दो तो चुपचाप आंख मूंद के सो जाती है। हाँ तो वो आप मेरे लिए लाए हैं ना, है ना? लाल साहब, डैम, हम गुड़िया उड़िया कुछ नहीं जानता। लाल साहब ने पब्लिक स्कूल में खर्च पैसे पर सीखी हुई अकड़ से कहा। मधुली ने सोचा मजाक कर रहे हैं। ये हो ही नहीं सकता कि वो गुड़िया ना लाए। जाने के दिन उन्होंने कहा था जरूर जरूर लाऊंगा तेरे लिए गुड़िया। मधुली को उस बीते जमाने की याद आ गई जब लाल साहब ऐसा ही झूठा रौब दिखाते थे और बाद में हंस जाते थे। ओहो, तो आप क्या जानते हैं लाल साहब? उसने परिहास लिए स्वर में पूछा। हम शूट करते हैं बंदूक से, ठिडिंग ठिडिंग मार देते हैं, समझी? जानवर को और गंदा आदमी को। हम भी बहुत सी बातें जानते हैं, जैसे 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 बतलाऊं, मैं गाय बन सकती हूँ, बिल्कुल उसकी सी बोली बोल सकती हूँ, जरा बन के बता। मधुली ने कमर झुका ली, हाथों से सिंह बनाया और माँ माँ करना शुरू किया। लाल साहब ने दलान से एक छड़ी उठा ली और खींचकर मधुली के कूल्हे पर मार दी। जब गाय उधर उधर भागने लगती है ना तो ऐसा ही करते हैं, लाल साहब ने हंसते हुए कहा। मधुली को दर्द हुआ पर उसने यह दर्द खेल में ले लिया। माँ माँ, स्विच स्विच। छड़ी ने लगातार 2 बार कूल्हे पर और वार किए। छड़ी वाले ने छड़ी दलान पर पटक दी और वो खटाखट सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। मेरी गुड़िया लाल साहब, मेरी गुड़िया लाल साहब। जवाब में लाल साहब की हंसी सीढ़ियों से गूंज गई। मधुली को कूल्हे में अब जलन महसूस हुई। अब कूल्हे पर पड़ी छड़ी के नीले नीले निशान साफ उभर आए और गुड़िया न मिलने की निराशा आंसुओं को चुनौती देने लगी। घर लौटते हुई मधुली फपक फपक कर रोने लगी। रोती हुई मधुली जब घर पहुंची तब उसकी माँ खेत में काम करने को जाने को बिल्कुल तैयार थी। बच्ची को रोता देख वो झुंझुला उठी। वैसे ही उसकी जिंदगी परेशानियों का दूसरा नाम है और तीसरी बेटी का रोना धोना और परेशान करना। क्यों, क्या हुआ? उसने कुछ टपट कर मधुली से पूछा। राजेंद्र लाल साहब ने मुझे मारा। ठीक हुआ, और जा साहब के पास घूम घूम के इधर उधर और कर अपनी माँ को परेशान। और हर चाटे के संग माँ उसकी जिंदगी की झुंझुलाहट बेटी पर निकालने लगी। अब मैं जा रही हूँ काम पर। तूने अगर घर के बाहर कदम भी रखा तो तेरी हड्डी चमड़ी एक कर दूंगी, माँ ने चाहते हुए कहा। मधुली मकान के आंगन में सिसकती रही।
आखिर वो चुप हुई। आंगन में खुबानी के पेड़ तले उसकी चीथड़ की गुड़िया पड़ी थी। मधुली ने उसे उठा लिया। आ मेरी गुड़िया, क्या हुआ तुझे? तुझे मारा? मारा? मेरी गुड़िया को मारा? किसने मारा? ओहो, चुप हो जा, चुप हो जा। गोदी में गुड़िया को लिए मधुली गुड़िया से सवाल पूछती और स्वयं ही जवाब दे देती। तुझे भूख लगी है? भूख लगी है? अच्छा चुप हो जा, अभी तुझे दूध पिलाती हूँ। फिर मत रोना। फिर नहीं रोएगी ना? आँख मूंद कर सो सकने वाली गुड़िया के लिए मांगा हुआ दूध मधुली ने चीथड़े की गुड़िया को पिलाना शुरू किया। दूध से गुड़िया तर हो गई। उसकी स्याही से बने नाक, कान, होठ, आंखें सब धुलकर फैल गए। उसका चेहरा विकृत हो गया। ओ मेरी माँ! मधुली फिर रोने लगी। कहानी समाप्त। कहानी सुनने और अपना कीमती समय देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।